बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्लास नंबर 4। अब्दुल मुईस साहब जो उस्ताद हैं हमारे, वो आज तशरीफ़ ले आए हैं, तो अब उनके हवाले करता हूँ। जी, प्रोग्राम शुरू करें। अब्दुल मुईस साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और जो हम कंटेंट इसमें कवर करेंगे उसमें आउटरीचिंग के क्लाइंट आउटरीच कैसे किया जाता है और साथ में ऐप डेवलपमेंट के बेसिक्स को कवर करेंगे। कैसे हम वाइब कोडिंग के थ्रू किसी भी मतलब एक बेसिक ऐप को, या जैसे हमने लास्ट लेक्चर में वेब को पढ़ा था कि कैसे हम मतलब सेस या उस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं वाइब कोडिंग के थ्रू, तो उसी तरीके से हम ऐप डेवलपमेंट को थोड़ा टच करेंगे। सो हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम कि किस तरीके से हम क्लाइंट्स को आउटरीच कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोल्ड ईमेल क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। लिंक्डइन आउटरीच, लिंक्डइन कंटेंट स्ट्रेटजी एंड इंस्टाग्राम आउटरीच। देन कन्वेंशनल जो चलते चलाए तरीके आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक ग्रुप, रेडिट कम्युनिटीज एंड एक्स के ऊपर जो थ्रेड्स वगैरह ट्वीट्स पोस्ट होते हैं। सो कोल्ड ईमेल के बारे में अगर हम थोड़ा डिस्कस करें, तो कोल्ड ईमेल एक वो तरीका होता है जिससे आप किसी भी क्लाइंट को आउटरीच करते हैं और एक छोटा-सा मैसेज उसे पास करते हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम है, हम ये सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और एंड पे आप अपना सीटीए देते हैं। मैक्सिमम कोल्ड ईमेल की जो लेंथ होती है 75 कैरेक्टर्स से लेके 150 कैरेक्टर्स वर्ड्स तक होती है। इसी तरीके से लिंक्डइन आउटरीच। अच्छा, कोल्ड ईमेल में आपने क्लाइंट्स की ईमेल्स कैसे फाइंड करनी है? आपने लिंक्डइन पर जाना है। मैं यहाँ पर आपको शो भी करता हूँ। लिंक्डइन पर आपने किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखना है कि किस बंदे को आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इन्हीं को ओपन कर लें। ओके, यहाँ पर लिंक्डइन पे हम आए हैं। नॉर्मली इस तरीके से प्रोफाइल्स होती हैं। आपने एचआर को अगर यहाँ पे किसी को भी मतलब ईमेल करना है, तो आपको उसकी ईमेल या जो भी उनके मतलब रिलेटेड लिंक्स होते हैं जिनसे आप उन्हें आउटरीच कर सकते हैं, वो मिल जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट इन्फो में ईमेल नहीं शायद प्रोवाइड की। जी, इन्होंने अपनी ईमेल नहीं प्रोवाइड की, लेकिन इन्होंने अपनी पर्सनल जो वेबसाइट है वो प्रोवाइड की है। हमें इनके पर्सनल वेबसाइट से इनकी ईमेल भी मिल जाएगी। ट्राई करते हैं कि अगर हमें इनकी एक्चुअल में ईमेल मिल जाए, मैं फिर एक पूरा फॉर्मेट ताकि प्रॉपर वे से आपको दिखा सकूँ। ओके, ये इन्होंने कोई अपना ऐप डेवलप किया हुआ है फूड के रिलेटेड, तो ये उसका उन्होंने पोर्टफोलियो साथ में अटैच किया है। अगर हम इनकी ईमेल में आए हैं, ओके, यहाँ पर इनकी हमें ईमेल भी मिल गई है। ये मेरे पास ओपन ही हो रही, लेकिन आपके पास ये डायरेक्टली ईमेल ऐप के अंदर ओपन हो जाएगी, आपको डायरेक्टली इनकी ईमेल मिल जाएगी। इसी तरीके से ये तो हमें उनके अपने पर्सनल पोर्टफोलियो से, ये देखें, ये उनकी ईमेल भी हमें मिल गई, मैनेजमेंट एट आगे उनकी साइट का नेम डॉट कॉम। इसी तरीके से बहुत सारे मल्टीपल वेज होते हैं ईमेल फाइंड करने के। गूगल बिजनेस मैप से हम जाके फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने अपनी नीशेस वहाँ पे डिक्लेयर करनी होती है कि हम किस नीश में सर्विस दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में कर रहे हैं, या डेंटिस्ट को आप प्रोवाइड कर रहे हैं वेबसाइट के, उनको मतलब अपनी सारी वो सर्विस वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकें। पाकिस्तान में तो डेंटिस्ट अपनी वेबसाइट्स इतनी यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर हम बाहर की कंट्रीज़ की, मिडल ईस्ट की या यूरोपियन या अमेरिकन्स की बात करें, तो वो इसे रेगुलरली एक एज़ अ सर्विस टूल मानते हैं और इसको यूज़ करते हैं वो। और उनकी अच्छी खासी वहाँ से क्लाइंट और उनके मतलब वहाँ से कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा जनरेट होते हैं। हमने उनकी ईमेल्स फाइंड करनी है।
आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपने ईमेल लिखनी कैसे, कोल्ड ईमेल में होना क्या चाहिए। इसी तरीके से जैसे हमने इनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल जैसे हमने इनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल ओपन किया, फॉर एग्जांपल ये एमबीए की कैंडिडेट है। आई थिंक वो इंटरनेट के इशू की वजह से कहीं पे मिसप्लेस हो गए हैं। फॉर एग्जांपल ये हमजा भट्टी एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर हैं, फूड ब्लॉगर हैं। हमने इनको लिंक्डइन पर आउटरीच करना है कि हम आपको ब्रांड कोलैबोरेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से डायरेक्टली आप मैसेज में आएँ, जिस तरीके से हमने ईमेल लिखनी होती है 150 टू 75 कैरेक्टर्स के इन बिटवीन, शॉर्ट सा मैसेज लिखें अगले को, जिसको आप मैसेज कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं, आपने उसे क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ईमेल में बताना होता है और आपने अपना एंड पे सीटीए प्रोवाइड करना होता है। इसके अलावा लिंक्डइन कंटेंट स्ट्रेटेजी जो आप लिंक्डइन पर फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में लिंक्डइन का भी कहा था कि लिंक्डइन पर सबके अकाउंट होने चाहिए। लिंक्डइन पर जो आप अपना पोस्ट कर रहे हैं, आपने कोशिश करनी है सबसे पहले कि आपने अपनी एक फ़ील्ड चूज़ की हो जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या आप अपना कोई भी प्रोफ़ेशन या मतलब जो भी आपका काम है, आप वो कर रहे हैं। आपने उसी नीश के अंदर रहते हुए लिंक्डइन पर अपना कंटेंट पोस्ट करना है जिसमें क्राउजल्स होते हैं, पीडीएफ्स होती हैं, पोस्ट होती हैं, टेक्स्ट पोस्ट होती हैं, इसी तरीके से डिफरेंट होती हैं, वीडियोज़ लोग करते हैं पोस्ट। आपने डे बाय डे पोस्ट करना होता है। आपको इसमें चैट जीपीटी, क्लाउड बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं इन चीज़ों में कि आप किन टॉपिक्स पर अपनी फ़ील्ड में रहते हुए पोस्ट कर सकते हैं। इवन सारी पोस्ट भी आपको लिख के दे देते हैं वो, तो आपने सिर्फ़ उससे नॉर्मली पोस्ट करना है। उसके अलावा इस टाइम जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स बन चुके हैं वो है इंस्टाग्राम का आउटरीच। इंस्टाग्राम आउटरीच ऐसे है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ब्रांड को देखते हैं कि उनकी वेबसाइट में कोई इश्यू है या उन्होंने मतलब उनकी वेबसाइट मोबाइल पर रिस्पॉन्सिव नहीं है या उसका लोडिंग टाइम नहीं सही, वो ज़्यादा लोडिंग टाइम ले रही है। आपने एक क्लोन रेडी करना है, जैसे हमने वर्सल को और बोल्ट को मतलब एंटी ग्रेविटी को, इस तरह के टूल्स को यूज़ किया। अगर आप उनका वेबसाइट का क्लोन रेडी करते हैं, बेटर एफिशिएंट मतलब फ़ास्ट हो और अच्छा थीम हो, एक्चुअली आपने उनको एक मतलब डमी वेबसाइट उनकी जनरेट करनी है एआई के थ्रू, और वो आपने अपने आपने एक 30 सेकंड की रील बनानी है, जिसमें आपने उनको टैग करना है कि ये आपके लिए हमने वेबसाइट बनाई है, और इस तरीके से मतलब एक पूरा स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। उसमें आपने उन्हें बताना है कि ये इस टाइम आपकी करंट वेबसाइट ये है और उसमें ये इशू आ रहा है, और मैंने आपके लिए एक वेबसाइट डिज़ाइन की है और उसमें ये सारे जो आपके इश्यूज़ हैं ये सॉर्ट आउटेड हैं। तो जब आप उन्हें टैग करते हैं तो देयर आर लाइक 90% चांसेस कि वो आपको लिस्ट डाउन करते हैं और आपसे कॉन्टैक्ट भी करते हैं पूरी, और वो उसको अच्छा खासा अमाउंट मतलब उसकी पे भी करते हैं। तो इंस्टाग्राम आउटरीच के बहुत सारे मल्टीपल मेथड्स हैं, तो ये इस टाइम पे सबसे ट्रेंडिंग जोन से है इंस्टाग्राम आउटरीच, जोन से सर्विस बेस चीज़ों के लिए मतलब ट्रेंडिंग में जा रहा है। उसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स, रेडिट कम्युनिटीज़, ये जो हमारा कन्वेंशनल एक तरीका है। फेसबुक ग्रुप में लोग अपनी आके प्रॉब्लम बताते हैं, या रेडिट कम्युनिटी में अगर तो वो हमारी फील्ड या हमारी सर्विस से रिलेटेड है, हम उन्हें आउटरीच कर लेते हैं कि हम आपको इसका ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हमने उन्हें आउटरीच कैसे करना है या हमने उन्हें कॉन्टैक्ट कैसे करना है, उसके ऊपर थोड़ी-सी डिस्कशन करते हैं हम। एक फ्रेमवर्क होता है जिसे पैक्ट कहते हैं, पर्सनलाइज़ेशन, एक्नॉलेज अ प्रॉब्लम और अपॉर्च्युनिटी, कि आपने उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना है कि अभी करंट वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या उनको क्या आप अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सी में क्रेडिबिलिटी, कि आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि व्हाई दे ट्रस्ट यू। देन टाइनी सीटीए, कि आपने अपना छोटा-सा सीटीए ऐड करना है ताकि वो कन्वर्जन में कन्वर्ट हो सकें। मैंने ये एक छोटी-सी कोल्ड ईमेल जिसे कहते हैं, वो एआई ऑटोमेशन टूल्स के इसके ऊपर लिखी हुई है। सबसे पहले ईमेल लिखते हैं, उसमें हमारा सब्जेक्ट आता है कि आपने क्यों लिखनी है, जो भी आपका व्हाटएवर पर्पज़ है। उसके बाद आपने डायरेक्टली जो सीईओ का या जो भी उनके एचआर है उसका नेम, या टीम को जो भी आपने डियर जो भी उनके हैं, आपने उन्हें मेंशन करना है यहाँ पे। आई केम अक्रॉस योर वेबसाइट व्हिले रिसर्चिंग लॉजिस्टिक कंपनीज़।
I noticed customer inquiries still seem to rely heavily on manual responses. An AI assistant could answer common question instantly, qualify lead, and reduce repetitive work for your team. Would you be interested a short demo of how this could work for your business? So basically एक लॉजिस्टिक कंपनी है, उनका एक फॉर्म है और वहाँ पर लोग जाते हैं और मैनुअली उसको पुट करते हैं, और एक्चुअल में होता ये है कि एट द जो बैक एंड पे मैनुअली लोग उसको उनके जो भी मतलब कंपनी है उनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए उन्होंने मैनुअली वहाँ पर लोग रखे होते हैं कि आपने मतलब हमारी क्वेरीज डे बाय डे चेक करनी है कि हमें कौन सी क्वेरीज रिसीव हो रही हैं, उनको आपने रिस्पॉन्ड करना है, ये सारा एक फ्लो होता है। अब इसको एआई से रिप्लेस किया जा सकता है सिंपल N8N के वर्क फ्लोज के थ्रू। तो उसमें हम अपनी एक सर्विस उन्हें पेश कर रहे हैं कि हम आपको एक शॉर्ट डेमो प्रोवाइड करेंगे। देन अगर उनको वो डेमो समझ में आता है, तो वो ऑब्वियसली हमारी जो सर्विस है उसे अवेल करेंगे। इसी तरीके से एक डिजिटल मार्केटिंग नीश में एड्स के ऊपर के अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐड चला रहा है और उसकी ऐड डिज़ायर्ड कस्टमर में नहीं जा रही और आपको आइडिया हो जाता है, मेटा लाइब्रेरी और मतलब डिफरेंट प्लेसेस होती हैं, वहाँ से एड्स का अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि ऐड के क्या इंटरेस्ट है या क्या किस तरीके से चल रही है। आपने एक छोटी-सी ईमेल लिखनी है, हाय जॉन, आई नोटिस्ड यू आर एक्टिवली रनिंग अ मेटा एड, बट आई कुडंट सी एनी retargeting campaigns. Many businesses leave conversions on the table by focusing only on cold traffic. I had a couple of ideas that could help improve your return on ad spend. Would it be helpful? I shared them. आपने ईमेल में उन्हें क्वेश्चन ये नहीं करना कि आपने मतलब एक लंबी चौड़ी ईमेल लिखी है और उसी में आपने एक ही ईमेल में सारा कुछ उन्हें प्रोवाइड कर दिया। आपने उसमें एक सस्पेंस या सीटीए रखना है ताकि वो एक्चुअल में आपके साथ कन्वर्ट हो सके। अभी जो ये ईमेल है, इसमें वो इस तरीके से हो रहा है कि मेटा ऐड एक जॉन नामी शख्स ऐड रन कर रहा है और हमने ये आइडेंटिफ़ाई किया है कि वो अपनी ऑडियंस को रीटारगेट नहीं कर रहा अपनी कैम्पेन्स के थ्रू। और होता क्या है, जब रीटारगेटिंग नहीं की जाती, तो बहुत सारे जो आपके एक्चुअल कस्टमर्स होते हैं, वो कन्वर्ट नहीं हो पाते। आप सिर्फ़ न्यू टारगेटिंग के अंदर लगे रहते हैं, तो आपके जो एक्चुअल रीटारगेटिंग वाले कस्टमर्स होते हैं, वो आपके वेस्ट हो रहे होते हैं। तो इस पर जो डिजिटल मार्केटिंग में होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि रीटारगेटिंग कैसे की जाती है, रीटारगेटिंग वाली कैम्पेन्स कैसे रन की जाती हैं। तो उसका एक इनके पास एक ब्लूप्रिंट होता है, उसकी बेस पर ये जो जॉन है, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली जो भी आपने ईमेल या जो भी आपने लिंक्डइन आउटरीच जो भी करना है, उसमें आपने पर्सनलाइज़ेशन, प्रॉब्लम और क्रेडिबिलिटी, ये 3 चीज़ें हैं एंड 4th टाइनी सीटीए जो भी मतलब आपका सीटीए होगा। आपने पहले उसे पर्सनलाइज़ करना है कि मैंने आपकी वेबसाइट पे या मैंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई की है आपके साथ या आपकी वेबसाइट में जो भी आपने जिस तरीके से भी रीच आउट करना है। देन प्रॉब्लम या अपॉर्च्युनिटी, अगर तो उनकी वेबसाइट में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, आप वो प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करें। क्रेडिबिलिटी, आप उन्हें क्रेडिबिलिटी बताएँ कि मैं आपको इस तरीके से ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ या मैं ऑलरेडी इन चीज़ों पर काम किया है, और आप साथ में थोड़ा-सा अपना वर्क एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपकी वो पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है। देन आप अपना सीटीए अटैच कर सकते हैं कि आप अगर मतलब वो ज़्यादा मज़ीद इंटरेस्टेड हैं, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सीटीए का ये काम होता है। लिंक्डइन ये आउटरीचिंग इसलिए मैंने बताई है क्योंकि ऑलरेडी हमने सेएस मॉडल पर काम किया है लास्ट लेक्चर में कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है सेएस बेस पे, और उसे मतलब कैसे अगर आपने मेरा जो थोड़ा फ्लो है वो इस तरीके से कि एक्चुअल हमारा जो सारे लेक्चर्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, और आप कोई भी अगर टूल या कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं तो आप उसे एक्चुअल मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकें और उससे जो उसके एक्चुअल इन्वेस्टर्स हैं या उसके जो टारगेटेड या उसके डिज़ायर्ड ऑडियंस है, उस तक वो चीज़ वो पहुँच सके। तो उसके लिए अगर आपने इन्वेस्टर्स को रीच आउट करना है या क्लाइंट्स को रीच आउट करना है, तो वो भी एक बहुत हेक्टिक मेथड होता है, तो उसको भी आपने मतलब यहाँ से पास थ्रू करना है। तो ये क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम ये इसलिए ज़रूरी होता है। किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको ईमेल्स, आपको कोल्ड कॉलिंग, इस तरह के सारे स्टफ आपको डील करने पड़ते हैं। ओके, तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आउटरीचिंग के रिलेटेड, तो वो पूछ सकते हैं चैट में।
जी उस्मान सर। जी मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि एक तो आउटरीच आप फाइंड करते हैं कि आपकी अपना एक प्रोफाइल होता है, आपकी एक कंपनी आपकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो वो आप फाइंड करने की कोशिश करते हैं इन सारे चैनल्स के ऊपर। तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि एक ग्रुप को मतलब ये तो आपने एक बंदे की ईमेल हमने फाइंड की है ना। अगर हमने एक कोहोर्ट ढूंढना है कि भाई कोई ऐसा हमें मिले जिसको हम अप्रोच करें। दूसरा ये होता है कि आपकी स्किल सेट आप ऐसे ही फाइंड करते हैं जाके, आपके पास स्किल्स होती हैं एआई की, और आप को प्रॉब्लम नजर आती है, फिर आप उसके ऊपर डेवलप करते हैं। एक होता है आपका ऑलरेडी डेवलप्ड एक प्लेटफॉर्म है। तो इन दोनों में जरा फर्क बताइए कि इन इन में से कैसे हम अचीव करेंगे अपने रिजल्ट्स। ओके। सो जो ईमेल्स कह के हम एक 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 बंदे की, जैसे मैंने अभी एक बंदे की दिखाई थी हम ऐसे ग्रुप में मतलब कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए टूल्स होते हैं। अपोलो के नाम से एक टूल है, वो एआई से ही बिल्ड हुआ है और वो बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में इन है। लेकिन ऑब्वियसली वो टूल्स पेड होते हैं, और अगर हम उनकी सब्सक्रिप्शन ले लें, लेकिन वो हमें बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा देते हैं। उसमें फिर आपको बल्क में ईमेल्स मिलती हैं, और आपने अपनी नीश के बेस पे वहाँ पे अपनी नीश चूज़ करनी है, और थोड़ा बहुत आपने उसे डाटा देना है। उस डाटा की बेस पर आपको वो क्वालिफाइड लीड्स या ईमेल्स आपको प्रोवाइड करेगा। देन आपने अगर तो आपकी कोई ऐसी सर्विस है जैसे सैस मॉडल में है, तो आपने हर किसी को पर्सनलाइज ईमेल लिखनी है, लेकिन आपकी ईमेल सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल आप ऑफर कर रहे हैं वॉइस कॉलिंग एजेंट, लेट से आप ऑफर कर रहे हैं उनको, तो आपने ऑब्वियसली आपकी ईमेल का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, या आपकी जो कॉस्ट है जो वॉइस आप प्रोवाइड कर रहे हैं एजेंट के अंदर वॉइस कॉल में, वो आपकी सेम रहेगी हर कस्टमर के लिए, जो आपको पर मिनट कॉस्ट आ रहा है। आपने अपना एक टेम्पलेट फॉर्मेट लिख लिया, आपने अब वही फॉर्मेट टेम्पलेट अपनी अपोलो में देनी है। अपोलो ने उसकी बेस पर आपको जो आपके ईमेल्स होंगी उनको फाइंड आउट किया होगा, उनके फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारी उनकी डिटेल्स उसके पास होती है। उसने फर्स्ट नेम खुद ही ऐड करने हैं, और खुद ही बल्क में आपकी ईमेल्स भी सेंड करता है। इस तरह के मल्टीपल टूल्स हैं, ये एमसीपी सर्वर्स साथ में यूज़ किए जाते हैं ताकि आपकी ईमेल्स ना स्पैमिंग में जाएं। तो ये एक प्रॉपर एक अलग ईमेल कोल्ड ईमेल सेंडिंग का एक पूरा एक अलग मेथड होता है, जिसमें आप डिफरेंट ईमेल्स को यूज़ करते हैं ताकि आपकी ईमेल्स ना स्पैम में जाएं। क्योंकि ऐसे भी होता है जब आप बल्क में ईमेल भेजते हैं, तो वो गूगल या जो भी एसएमटीपी सर्वर्स होते हैं वो उसे स्पैम में डिक्लेयर कर देते हैं। तो वो एक अलग उसकी टेक्निक होती है। उसके अलावा आप रिपीट कर सकते हैं, आपने सेकंड क्वेश्चन क्या किया था? जी सेकंड, पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि हमने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उसके लिए कस्टमर ढूंढना है। दूसरा ये है कि हम देखते हैं कि प्रॉब्लम है मार्केट में, तो हम अपनी स्किल्स की बेस के हम अपनी स्किल्स डिफाइन करके कोई ऐसा टूल ही बना लेते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे फाइंड करनी है? ओके। जो जो प्रॉब्लम मार्केट है, में लोगों को, बहुत सारे लोगों को सेम प्रॉब्लम फील हो रही है। प्रॉब्लम आपने मार्केट को एनालाइज करना होता है, देखना होता है। पहले तो आपने देखना है कि आपने किसी एक चीज़ में या किसी एक नीश में जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लॉजिस्टिक्स में हैं या आप फ्रेट में, किसी भी चीज़ में आपने देखना है, अगर आपने उसमें काम किया हुआ है और आपको लगता है कि वहाँ पे एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है जो किसी तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं या आप वो गैप फिल कर सकते हैं, तो वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है। अगर आपको फील हो रही है या आपके साथ में कोलीग्स को फील हो रही है, वो एक्चुअल प्रॉब्लम है। फिर आप उस पे काम करते हैं और उसको एक मॉडल या उसमें आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हैं। इसी तरीके से आपने प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, ये बेसिकली आपने एक्सप्लोर करना होता है। जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे, रीडिंग करेंगे इंटरनेट पर, उतनी ज़्यादा रेडिट की कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। उसी के नीचे लोग सॉल्यूशंस भी बता रहे होते हैं कि आपका ये सॉल्यूशन है, ये टूल अवेलेबल है, ये वेबसाइट अवेलेबल है, यहाँ से आप अपना कंटेंट या अपनी मतलब जो भी आपने हेल्प लेनी है वो पूरी कर लें। तो अक्सर ऐसे होता है कि वो चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो नहीं बिल्ड हुई होती, फिर लोग वहाँ पर उस जो प्रॉब्लम होती है उसकी बेस पर चीज़ें बिल्ड भी करते हैं, और फिर वहाँ पर आके मेंशन करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे वो रेडिट पर जाके एक बंदा था, उसने अपनी पीडीएफ वाली बनाई हुई थी,
उसे लगा कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आई लव पीडीएफ एक और वेबसाइट है, उसमें आप बल्क में एडिटिंग नहीं कर सकते। उसने क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया कि आप इसमें बल्क में एडिटिंग कर सकते हैं, उसने एक टूल बना दिया। तो ये प्रॉब्लम आपने खुद अपने माइंड के थ्रू आइडेंटिफाई करनी होती है। और रहेगी बात इसके क्लाइंट रीच आउट करने की, वो रीच आउट करने के लिए आपके पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं। जैसे मैंने भी ये 3-4 मेथड हैं जो मोस्टली यूज होते हैं। ईमेल आउटरीच करना, लिंक्डइन से करना, फिर आपने अपनी अगर तो आपने मतलब अच्छी प्रोडक्ट बना ली है, फिर आप उसका लिंक्डइन पर आएँ, कंपनी पेज बनाएँ, वहाँ पर उसकी कंटिन्यूअस पोस्टिंग करें। लोग आपसे खुद ही कॉन्टैक्ट करते हैं कि यार हम आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम आउटरीच एक बहुत अच्छा, मतलब अगर सर्विस बेस में है तो इंस्टाग्राम आउटरीच बहुत अच्छा एक मेथड है। इसमें आप आए 30 सेकंड्स की एक रील रिकॉर्ड करें, उसमें बताएं कि फॉर एग्जांपल किसी की कोई भी इशू आ रहा है किसी को, आप बताएंगे आप किसी भी ई कॉमर्स स्टोर पे गए हैं और आपका यूज़र एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा, वहाँ पे उनकी वेबसाइट डाउन है, कोई भी इशू है। आप बताएंगे मैं यार आपकी वेबसाइट पर गया था, लेकिन वहाँ पर मुझे ये इशू फेस हुआ है और इसका ये सॉल्यूशन हो सकता था, और मैंने अपनी तरफ से इसका ये सॉल्यूशन निकाला है। ये एक डेमो वेबसाइट है या एक ये डेमो है, आप इसको स्पीड अप कर सकते हैं। उसके ऑब्वियसली जब आप उसको टैग करते हैं ब्रांड को या उनके फाउंडर को, तो वो इस चीज़ को नोटिस में करते हैं और आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो इस वजह से इंस्टाग्राम आउटरीच जोन है वो इस टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जी, एक और क्वेश्चन है शायद अब्दुल्ला ज़िया। ओके, शायद नहीं है। अ, उम्मीद है जी आपको ये। जी मैंने जी। पूछना था कि जो हम V0 से वेबसाइट्स बनाए वो नेटलिफाई के अलावा हम कहाँ पे पोस्टिंग के लिए डाल सकते हैं? ओके, V0 पर जो आपकी वेबसाइट्स बनी है वो आप वर्सल पर इजीली होस्ट कर सकते हैं। नेटलीफाई में तो आपको इतनी कोई मिलती नहीं है होस्टिंग, और कोई मतलब प्रोफेशनल यूजेबल नहीं है उसका नेटलीफाई का। वो सिर्फ एमी मतलब क्या कहूँ, जो वर्सल है वो एक बेहतरीन मतलब प्लेटफॉर्म है, वो एक प्रोफेशनल लेवल की आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है फ्री में। आपने अपनी वेबसाइट V0 के साथ वर्सल में अटैच करनी है। वहाँ पर अगर तो आपके पास डोमेन भी है, इवन आपकी अपनी वेबसाइट की आपने डोमेन बाय की है, आपने सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पे डोमेन का आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है, आपने डीएनएस ऐड करने हैं। आपकी वेबसाइट प्रॉपर लाइव होगी, और ऐसे ही होगा जैसे आप होस्टिंगर पर या मतलब एक पूरे वीपीएस पर अपनी वेबसाइट अपलोड की हुई है, और कोई उसमें लैग, कोई स्पीड, कोई डाउन स्पीड नहीं आ रही होती। तो वर्सल पर डायरेक्टली आप अपनी वेबसाइट पोस्ट कर सकते हैं। जी, अगर और हम इसके वो अलावा डोमेन के बगैर अपलोड करें तो भी वो पब्लिक हो सकती है? जी, डोमेन के बगैर अगर आप वर्सल पर पोस्ट करते हैं तो पब्लिक होती है, क्योंकि V0 आपको खुद इवन वर्सल भी आपको सब डोमेन प्रोवाइड करता है वर्सल डॉट ऐप के नाम से। ओके, हम अभी आगे सर मेरे मूव ऑन पास कर। एक क्वेश्चन है। जी जी। जी जी, पूछें। सर अगर हमने प्रोडक्ट हमने शेयर करनी हो तो फिर इंस्टाग्राम आउटरीच में हमने वो वही करना है कि हम 30 सेकंड का रील भेजना है? ओके, अगर तो आपने प्रोडक्ट अपनी डेवलप कर ली है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको उसके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उसके पेजेस बनाने हैं, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, लिंक्डइन के पेजेस। आपने अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में। उसके बाद आपने जो अपना लिंक्डइन है उसको प्रॉपर प्रोफेशनली वहाँ पर आपने वीक में 2-3 पोस्ट आपने एडवाइस करनी है। और उसके बाद आपने, जैसे अगर तो आपकी प्रोडक्ट है, आप उसके बारे में 30 सेकंड की, 15 सेकंड की, इट डिपेंड्स कि आपकी प्रोडक्ट किस टाइप की है, उसमें किस तरह का आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। अगर तो आप कर सकते हैं, वेल एंड गुड है। क्योंकि इस टाइम पर जो मार्केट में एआई के आने के बाद हो रहा है, सारे लोग यूज़र जनरेटेड कंटेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सब ब्रांड ओनर्स की यही प्रेफ़रेंस है कि अपने फेस वैल्यू के साथ वो अपने ब्रांड पर अपने वीडियोज़ अपलोड करें या एड्स रन करें, ताकि लोग उनको उनके बाय फेस उनकी परचेज़िंग कर सकें उनके ब्रांड से। तो इससे ट्रस्ट रेशियो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होती है। इसी वजह से मोस्टली ब्रांड ओनर्स जो हैं अब अपने फेस के ऊपर वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उन्हीं पर उनकी बाय फेस जो सी हैं एड्स वगैरह सारा कुछ चल रहा है।
ओके, तो हम अभी आगे मूव करते हैं। जी, लास्ट टाइम हमने अपना पीडीएफ वाला एक ऐप बनाया था, सॉरी, वेब ऐप बनाया था, वेबसाइट। अभी मैंने उसको ऐप में कन्वर्ट करना है, मतलब उसी का एक ऐप वर्जन हम बनाएंगे स्टिच को यूज़ करते हुए। स्टिच बेसिकली गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जो कि अभी फ्रीली अवेलेबल है, तो आप इसको जितना मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं करें, इससे फ़ायदा उठाएं। अगर तो आपको ऐप डेवलपमेंट या आपने कंप्यूटर या मतलब इस तरह का आपको है और ऐप डेवलपमेंट से थोड़ा सा भी अगर आपका लिंक है, तो आपको फिग्मा का पता होगा। फिग्मा बेसिकली एक टूल है जिसमें आप स्क्रीन्स जनरेट करते हैं, आपको बिल्ट इन स्क्रीन्स मिलती हैं कि आपका मतलब फॉर एग्जांपल आपने ऐप डेवलप करना है और आपको वहाँ पर जो आपका यूआई होगा या उसमें जो कलर स्कीम होगी, जो भी मतलब उसमें आपके फीचर्स होंगे, इवन आपने उसमें बटन किस तरह का ऐड करना है, वो सारा कुछ आप फिग्मा के अंदर डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि जो ऐप डेवलप होता है मोबाइल के अंदर, वो स्क्रीन बाय स्क्रीन होता है। उसमें वेबसाइट की तरह नहीं होता वो। उसमें आपको हर चीज़ को स्क्रीन बाय स्क्रीन डिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ी-सी कोडिंग डिफरेंट होती है वेब डेवलपमेंट से, थोड़ा-सा इनमें होता है फ़र्क। तो इसके लिए आपको स्क्रीन्स चाहिए होती हैं। यूआई यूएक्स डेवलपर्स होते हैं इनके अलग से, वो फिग्मा का अलग से पूरा एक कोर्स होता है, पूरी एक अलग फ़ील्ड है यूआई यूएक्स डेवलपर्स की। लेकिन गूगल स्टिच अभी लॉन्च हुआ हुआ है गूगल की तरफ से। अब इसमें मैंने एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊँ। तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ था ऑलरेडी, एआई से बल्कि लिखवाया हुआ था। ये देखें, अब हमने यहाँ पर अपना पूरा एक यूआई जनरेट करना है बिफोर डेवलपमेंट। क्योंकि जब आप कोडिंग कर रहे हो या डेवलपमेंट कर रहे हो, आपको एक सारी अपनी ऐप वो सारा अपना एक वर्क फ्लो एक सीक्वेंस में लेके चलना होता है। सबसे पहले आपने अपनी आर एंड डीज और पी एंड डीज इस तरह की चीज़ें बनानी होती हैं। जब आपने अपना मार्केट स्कोप, रिसर्च स्कोप सारे आपने फाइंड आउट कर लिए, अब आपने सोच लिया कि आपने अपनी ऐप या टूल आपने बनाना ही बनाना है। देन फिर आप उसके फर्दर डिटेल में आते हैं। फिर आप उसको डिज़ाइन करते हैं पहले कि ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए, फीचर्स आप अपने डिस्क्राइब करते हैं कि ये फीचर्स होने चाहिए। देन फिर आप उसकी एक्चुअल कोडिंग में आते हैं, फिर आप डीबगिंग वाली साइड पर आते हैं। ये पूरे एक एसडीएलसी टाइप इसका एक पूरा फेज़ होता है। सो इसमें मैंने ऑलरेडी इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि मुझे इस तरह का डिज़ाइन लेआउट चाहिए सारा। फिर मैंने उसमें पेजेस डिफाइन किया कि मुझे पेजेस चाहिए ये वाले, जिसमें मेन एक लैंडिंग पेज होगा, उसमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी। फिर इसी तरीके से कन्वर्टर पेज होगा जहाँ पे एक्चुअल में हमारी वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्जन हो रही होगी। उसके अलावा प्राइसिंग पेज, ऑब्वियसली ये सैस मॉडल में तो ये प्राइसिंग पेजेस होते हैं। तो ये तो इस तरह की ऐप नहीं है जिसमें प्राइसिंग पेज हमें चाहिए हो, लेकिन फिर भी अबाउट पेज, ऑब्वियसली अगर आपने अपनी ऐप या अपना कोई बनाया है तो अबाउट पेज रिक्वायर्ड होता है कि कम इसको बनाने का मकसद क्या था, कंपनी की स्टोरी क्या थी, या आप उसमें अपने स्कोप, आप अपने उसमें मिशन, या आप व्हाई यू बिल्ड दिस ऐप। उसके अलावा जो उसमें फीचर्स हैं वो सारा कुछ आप उसमें डिस्क्राइब करते हैं। कॉन्टैक्ट पेज के किसी भी कस्टमर ने आपसे कॉन्टैक्ट करना है। देन अगेन प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स कंडीशन और इस तरह के सारे जो नेसेसरी पेजेस होते हैं। सो अभी इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ, और आपने सिर्फ इसको इसकी थिंकिंग और इसकी वर्किंग को सिर्फ एक बार देखना है कि ये कैसे खुद ब खुद सारा जनरेट करेगा। तो एक्चुअल में आपने एजेंटिक एआई के बारे में सुना होगा। एक्चुअल में एजेंटिक एआई इस तरीके से परफॉर्म कर रही होती है, एजेंट खुद ब खुद सारे काम कर रहे होते हैं। तो इसने पहले ये जो हमने उसे प्रॉम्प्ट दिया उसकी बेस पर इसने एक कलर स्कीम जो सी है वो डिज़ाइन की है। इवन आप ये देखें, ये जो नेव बार्स होते हैं वो सारे वो डिज़ाइन कर रहा है। अभी ये पूरी स्क्रीन्स जितनी हमने इसे बताई हैं वो सारी स्क्रीन्स जनरेट करनी स्टार्ट करेगा।
ओके, ये थोड़ा सा कुछ टाइम लेगा क्योंकि ओब्वियसली इसने पूरी डिजाइनिंग करनी होती है पूरा, तो इसको टाइम रिक्वायर्ड होता है। लेकिन ये देखें, तो एक्चुअल में ये इस तरीके से स्क्रीन्स पर काम करता है। पूरा एक वर्क फ्लो उसे डिज़ाइन करेगा, उसके बटन्स को डिज़ाइन करेगा, फिर उसमें जो कंटेंट हमने रिक्वायर्ड होता है वो सारा कंटेंट डिज़ाइन कर रहा है, सारा कुछ ऑटोमेटिकली कर रहा है। इवन यहाँ पर इसने प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेजेस नीचे डिज़ाइन कर रहा है। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन करता रहेगा। ऑलरेडी हमने यहाँ पर अपने पेजेस को डिज़ाइन किया हुआ है, सारा इसमें कंटेंट इसने ऐड ऑन किया हुआ है। स्क्रीन सारी ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट है। सो अब हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं और एक्चुअल में जो हमारा आज का काम है वो करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप जब एक्सपोर्ट में आते हैं आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट आपको मिलते हैं। इसमें से जो एम सी पी और जिप, ये दो फॉर्मेट है जो मतलब मोस्टली कह लें कि हम उसमें एंटी ग्रेविटी में यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आप अपनी वेबसाइट लवेबल से बोल्ट से बना रहे हैं तो आप यहाँ पर बोल्ट या लवेबल चूज़ करें। देन आप उसके साथ साइन इन इसे आपने सिंक करना होता है। सिंक करने के बाद आपकी एम सी पी बेस्ड ये आपका सारी जो स्क्रीन्स हैं उस एक्चुअल आपने जो टूल है जैसे लवेबल है या बोल्ट है उसमें ट्रांसफ़र करेगा। और आपकी वहाँ पर जो भी एजेंटिक बेस पर कोडिंग हो रही होगी वो सारी स्क्रीन्स वहाँ पर एक्चुअल में यूज़ करेगा वो। सो हम इसे जिप में एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम एंटी ग्रेविटी में काम कर रहे हैं। ओके, सो ये बेसिकली यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा था। उसे बताया था कि गूगल एआई का जो टूल होता है जो स्क्रीन्स जनरेट करता है, उसने फिर एग्जैक्टली बताया कि ये टूल्स हैं आपको जो स्क्रीन्स में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। फिर मैंने उसे बताया कि मुझे एक वेबसाइट सॉरी मैंने एक टूल ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ है, मुझे उस तरह की ऐप चाहिए। और मैंने उसे एक्चुअल में बताया कि हमारी ऐप का जो काम होगा वो ये होगा। देन उसने खुद ही डिज़ाइन लेआउट सारे कुछ उसने डिस्क्राइब किया कि ये डिज़ाइन होना चाहिए उसमें। पेजेस बताए उसने, कन्वर्जन वाला पेज बताया, प्राइसिंग पेज, अबाउट, सारी उसने डिटेल्स ऐड ऑन की। देन कंपोनेंट्स कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, उसमें कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस कंपोनेंट कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं। देन मोबाइल डिज़ाइन में रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, स्पेसिंग सारी वो उसने डिस्क्राइब की। एनिमेशंस उसमें होनी चाहिए। आइकन, ये बेसिकली लूसिड, इसे लिक्विड आइकन भी कहते हैं। आईओएस में ये लूसिड कौन सा लिक्विड के नेम से है। सो लूसिड में ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट थीम की बेस पर ये वर्क कर रहा होता है। सो इसके अलावा एक्सेसिबिलिटीज जो सी हैं वो सारी उसने बताई हैं। डिलीवरेबल्स जो हमें एट द एंड हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। देन उसने फिर ये भी मुझे बताया कि अगर आप इसे एंटी ग्रेविटी में बिल्ड कर रहे हैं तो आपने सिंपली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करें, एंटी ग्रेविटी में ले जाएं, और जो आपने अपनी वहाँ पर जिप फाइल एक्सपोर्ट की हुई है साथ में वो जिप फाइल अटैच करें। सो हम यहाँ पर पहले एक बना लेते हैं फोल्डर।
सो ये जो प्रॉम्प्ट हमने चैट से लिया था, हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट पेस्ट कर रहे हैं। अब मैं ये प्रॉम्प्ट भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि पीडीएफ वाला एक कन्वर्जन ऐप होना चाहिए। फिर उसने बताया कि यूज़र कैन अपलोड डॉक्यूमेंट फाइल, डॉक्स, जिसे वर्ड फाइल कहते हैं, और पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए। देन शो अपलोड प्रोग्रेस, कन्वर्जन स्टेटस, ये हमारे ऐप के जो मतलब स्टेटस हैं या डाउनलोड बटन, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर होना चाहिए कि डायरेक्टली अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकें, उसमें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना चाहिए। फाइल साइज़ 20 MB की लिमिट लगाई है। और उसके अलावा जो एक्चुअल में यहाँ पर उसकी है कि उसमें रेस्ट एपीआई के एंड पॉइंट्स होने चाहिए। ये थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म है। उसके अलावा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। अगर आप उसे गूगल में या आईओएस के प्ले स्टोर, सॉरी, आईओएस ऐप स्टोर में और गूगल प्ले स्टोर में उसे आप सबमिट करते हैं, तो वो इतनी ऐसी ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए कि वो जल्दी लोड हो सके और अपनी रैंकिंग्स वो ऑप्टिमाइज कर सके, जैसे सर्च इंजन में करते हैं। उसके अलावा एनालिटिकल बुक्स और प्रोडक्शन रेडी कोड होना चाहिए। प्रोडक्शन रेडी कोड का मतलब होता है कि जस्ट आपने उस कोड को उठाना है, और ऑब्वियसली आपने चेक एंड बैलेंस तो अपना रखना होता है, आपने उसे डीबग करना होता है, उसे टेस्ट करना होता है। लेकिन प्रोडक्शन रेडी का होता है जिसमें ज़ीरो एरर की चांसेस हों। तो ये उस तरह का कोड लिखे जिसमें एरर के चांसेस ही ना हो। तो प्रोडक्शन रेडी का ये मतलब होता है। तो यहाँ पर हम अपनी फाइल साथ में अटैच करते हैं, केबल की इसमें फाइल ऐड करते हैं। तो सबसे पहले तो उसने, क्योंकि हमने उसे जिप फाइल प्रोवाइड की है, उसने उस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब उसमें एक्चुअल जो काम होगा, बैकएंड पर कोडिंग होगी और सारा वो रीडिज़ाइन करेगा, वो सारा काम अभी वो करेगा। पहले पहले अपना ये एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएगा। उस प्लान को जैसे हम अप्रूव करेंगे, देन उस पर कोडिंग स्टार्ट होगी। और जी, ये जो भी वो स्क्रीन हमने अभी यहाँ पर देखी है, वो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड या मतलब इमेजेस बेस्ड नहीं है। उसमें एक्चुअल में बैकएंड पर HTML कोड रिटर्न है, जिसकी बेस पर वो स्क्रीन बनती है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो उस कोड को रीड आउट करती हैं, और बेसिकली ये जो एजेंट्स होते हैं ये उस कोड को रीड आउट करते हैं और उसकी बेस पर कोडिंग करते हैं, और हमें उस तरह का यूआई देखने को मिलता है। तो बैकएंड पर वो, ये जो हमारा यहाँ पर कोड डॉट एच टी एम एल वाली फाइल है, वो इसमें जो भी कोड लिखा हुआ है वो इस कोड को एक्सेस करेगा, और वो इसकी बेस पर जो भी हमारी ऐप डेवलप हो रही होगी या उसमें जिस तरह का भी यूआई हमें रिक्वायर्ड होगा, वो सारा कुछ इसकी बेस पर करेगा। तो यहाँ पर उसने हमें एक इम्प्लीमेंटेशन टाइम प्रोवाइड किया, हम इसको एक बार गो थ्रू करेंगे। रेस्ट एपीआईज हमें रिक्वायर्ड हैं, उसके अलावा इंडेक्स एच टी एम एल वाइट। ओके। तो क्योंकि ये इतनी बड़ी कोई ऐप नहीं है, तो हम इसमें मतलब ज़्यादा ऐड ऑन नहीं करेंगे। तो हम इसके इम्प्लीमेंटेशन को ऑलमोस्ट जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है वो ठीक तरीके से वर्क कर रहा है, तो हम इसे प्रोसीड करते हैं। तो जितनी बेसिक इंस्टॉलेशन है वो सारी ये खुद करता जाएगा। इवन कोड भी सारा खुद लिख के देगा हमें, जैसे ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। अब ये सिर्फ हमें जो हमारी आउटपुट है वो ऐप के तौर पे हमें ये प्रोवाइड करेगा। इट डिपेंड्स कि ये कितना टाइम लेता है।
मीनवाइल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। स्टिच आपको किसी प्रेफर्ड लैंग्वेज में नहीं बना कर देता। स्टिच बेसिकली आपको HTML और इमेजेस फॉर्म में बना के देता है। अगर आप उससे रिक्वेस्ट करें मे भी शायद आपको ये किसी और जो है के अंदर प्रोवाइड कर दे, लेकिन आपको ये बेसिक इसका जो होता है, इसने जो फ्लो अपना डिज़ाइन करना होता है वो HTML और इमेजेस फॉर्म में आपको प्रोवाइड करता है। जी हमने अपना यूआई स्टिच से बनाया है, लेकिन वो एक्चुअल में यूआई अभी सिर्फ एक उसका लाइक आप उसकी एक ड्राइंग डिज़ाइन हुई है। वो अभी यूआई भी नहीं कंप्लीट बना उसमें, मतलब उसमें फंक्शनैलिटीज नहीं है। आप उसमें क्लिक करेंगे तो एक्चुअल में बटन भी नहीं क्लिक हो पाएगा। वो सिर्फ आप ये समझेंगे आपने उसे पेंसिल से डिज़ाइन कर लिया, माइंड में आपने स्केच रेडी कर लिया। अब आपने उसको एक कोड की शक्ल में आपने लेके आना है, ताकि वो जो आपने डिज़ाइन किया हुआ है वो बने और एक्चुअल में वो परफॉर्म कर सके। सो अभी हम इसे देखते हैं। कुछ इंस्टॉलेशन हैं पैकेजेस, वो इंस्टॉल करता है तो रन हो जाएगा। ऑलमोस्ट बाकी कोडिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, सो इसने ऑलमोस्ट तकरीबन 2023 लाइंस का इसने कोड लिखा है। तो इतना कोड लिखना एक आम इंसान के लिए ऑलमोस्ट उसे 2-3 दिन लग जाते हैं आराम से। सो यही वो यूज़ किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। बस आपको इसका यूज़ केस पता होना चाहिए कि आपने इसे अपने लिए कैसे अच्छे से यूज़ करना है। जी अब्दुल्ला ज़िया, आपका क्वेश्चन है। सर स्क्वेयर स्पेस से डीबी डोमेन को वर्सल से कैसे कनेक्ट करते हैं? अ, आप कहीं से भी डोमेन बाय करते हैं आपको उसके साथ डीएनएस मिलते हैं। आप डोमेन में जाएंगे, डोमेन नेम सर्वर में, सेटिंग्स में, जहाँ पे जो भी आपने नेम प्रोवाइडर है आपका, जैसे स्क्वेयर स्पेस है या नेम चीप है, कोड एडी है, आपको वहाँ पे डीएनएस मिलते हैं। आपने वो डीएनएस कॉपी करने होते हैं और वर्सल में आना है। वर्सल में इवन आई ट्राई कि अगर मैं आपको यहाँ पर शो कर सकूँ। यहाँ से किधर रिडायरेक्ट करते हैं? यहाँ से हम ट्राई करते हैं डायरेक्ट वर्सल पर जाना। ओके, तो आप जब वर्सल पर लॉगिन करेंगे, मेरे पास तो यहाँ पर कुछ साइट्स ऐड ऑन है ये प्रोजेक्ट्स में। आपके पास यहाँ पर नहीं होगा। आपने ऐड न्यू में आना है।
ऐड न्यू में आने के बाद आपने प्रोजेक्ट चूज़ करना है अपना। फिर आपने जो भी अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है आपने उसे गिटहब पर होस्ट डिप्लॉय लाजमी किया होना चाहिए, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो गिटहब पर आपने अपना प्रोजेक्ट अपलोड किया हो, कंटिन्यू विद गिटहब करें, आप अपनी रेपोजिटरी चूज़ करें जो भी आपकी रेपो है। इवन ये मेरे पास जो भी अवेलेबल रेपोज हैं वो सारी जो शो कर रहा है। तो कोई भी जो भी आपकी रेपो है आप उसे इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करने के बाद ये उसके लॉग्स होते हैं उनको रन करेगा, बिल्ड को रन करने के बाद ये आपकी वेबसाइट को डिप्लॉय कर देगा। अब बात आती है कि हमने इसे एक्चुअल डोमेन के साथ कनेक्ट कैसे कनेक्ट करना है। सो वो भी मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। जी, ओके। सो ये लॉग्स होते हैं, लॉग्स में आपके पास एक्चुअल जो टर्मिनल होता है आपकी होस्टिंग का वो लॉग्स में होता है। अगर कोई भी यूज़र आ रहा है, कोई भी वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो सब कुछ आपके पास लॉग्स में अपडेट हो रहा होता है। अगर आपकी वेबसाइट में कोई एरर आ रहा है, 404 का 404 का कोई एरर है या किसी भी किस्म का कोई इशू आ रहा है, रीडायरेक्शन का इशू आ रहा है, तो वो लॉग्स में सब कुछ अपडेट हो रहा होता है। तो डीबगिंग के टाइम पे लॉग्स में आपने चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखना होता है। सो यहाँ पर हम डोमेन्स में आते हैं। ये देखें, यहाँ पर ऐड एग्जिस्टिंग में आएंगे। आपने जो भी अपनी डोमेन है आपने वो अपनी डोमेन एंटर करनी है प्रोडक्शन में, क्योंकि ओबियसली हम उसे लाइव कर रहे हैं प्रोडक्शन में। अदरवाइज आप प्रीव्यू में कर सकते हैं। हम इसे प्रोडक्शन में चूज़ करेंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं चीज़ें लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डोमेन ऐड कर ली है। अब इसके डीएनएस मुझे यहाँ पर इसके कॉन्फ़िगर करने होते हैं। क्योंकि ये इस टाइम पर ये डोमेन ऑलरेडी एक और साइट के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पर ये उसके शो नहीं कर रहा डीएनएस। लेकिन यहाँ पर ये आपको डीएनएस का ऑप्शन आता है, आपने उसमें अपने डीएनएस ऐड करने होता है। डीएनएस बेसिकली आपका आईपी टाइप एक नंबर होता है। आपने वो सिंपली यहाँ पर लाकर पेस्ट करना है। ए नेम रिकॉर्ड होते हैं, सी नेम रिकॉर्ड होते हैं इस तरीके से। तो वो आपने यहाँ पर पेस्ट करेंगे जब इवन आपको आपकी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। ओके, एक मिनट। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। जी जी। हर वेबसाइट का डिफरेंट वे होता है वो डोमेन कनेक्ट करने के लिए, कि सिर्फ वो सेम ही वे यूज करते हैं? वे सेम ही होता है, लेकिन आपके जो डीएनएस होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है। ओके, सॉरी। ये जो डीएनएस होंगे ये आपको होस्टिंग में से मिलेंगे। अभी इसके डीएनएस मुझे मिल नहीं रहे यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी ये वाली डोमेन कनेक्टेड है। आपने इसके डीएनएस कॉपी करके वहाँ पर नेम सर्वर में ऐड करने होते हैं, जहाँ से आप अपनी आपने डोमेन बाय किया। वहाँ पर आप डीएनएस में जाएंगे, डोमेन नेम सर्वर में, वहाँ पे आपके पास ए नेम रिकॉर्ड्स, उसके अलावा ऐट और एक दो तीन चार और रिकॉर्ड शो कर रहा होता है। तो आपने जोन से अपने यहाँ से होस्टिंग से आपने अपने रिकॉर्ड्स कॉपी किए हैं, आपने उन्हीं में जाकर अपने रिकॉर्ड्स पेस्ट करने हैं। मैं आपको कोई वीडियो भी यूट्यूब की शेयर कर दूंगा जिसमें एक्चुअल में आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपने अपनी डोमेन किसी भी वेबसाइट के साथ अटैच करनी है। इसके अलावा ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ये ज़रूरी होते हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट में कोई प्लेटफॉर्म यूज़ किया या अदर कोई मीडियम यूज़ किया होगा, फॉर एग्जांपल आपने कोई अपनी डेटाबेस यूज़ की है। आजकल एक सुपर बेस है, नो कोड ऑलमोस्ट, वो भी वाइब कोडिंग की बेस पर चलती है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शन मिलते हैं सुपर बेस में। आप गूगल की ऑथेंटिकेशन से ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, आप साइन इन या साइन अप करते हैं, तो आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा होता है डायरेक्ट आप गूगल से कर लेते हैं विदाउट ईमेल और पासवर्ड।
तो इस तरह की ऑथेंटिकेशंस फिर हमने जैसे पढ़ा हुआ है साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमें JWT और काफ़ी ऑथेंटिकेशन है, वो सारी सुपर बेस में अवेलेबल है। तो वो आप इजीली ऑलमोस्ट वो फ्री है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की एज अ डेटाबेस। आपने यहाँ पर आना है ऐड इन्वायरमेंट वेरिएबल, ताकि आपकी वो जो डेटाबेस है वो आपकी होस्टिंग के साथ अटैच हो, ताकि एक्चुअल में अगर कोई कस्टमर आ रहा है और उसकी कोई क्वेरी है डेटाबेस में, हम उसे ऐड ऑन करवाना चाह रहे हैं, तो वो रियल टाइम में अपडेट हो। आपने यहाँ पर उसकी की अपलोड करनी है। सुपर बेस में आपको दो तरह की कीज मिलती हैं, एक पब्लिक होती है, एक प्राइवेट होती है, सीक्रेट की। आपने यहाँ पर उसको वैल्यू और नेम, ये कोई मतलब, इसकी भी मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा एक लंबा प्रोसीजर है। तो डायरेक्टली आपने यहाँ पर अपना नेम और उसकी वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है, जो आपकी की होगी, जिसे API की कहते हैं, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। आप API की ऐड करें, सेव करें इसे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, और उसके बाद आपका अ, जो आपकी डेटाबेस होती है वो भी आपकी होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो ये इसने बनाया, लेकिन अब हमारे पास क्योंकि ये वेब में चल रहा है, इसके लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का शायद आइडिया हो। उसमें आपको एक्चुअल में मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन होती हैं वो मिलती हैं, और उसमें आपको मतलब जो आपने एक्चुअल टेस्टिंग करनी होती है कि आपका डिफरेंट स्क्रीन पर आपकी वेब सॉरी आपका वो ऐप कैसा बिहेव कर रहा है, आईफोन में किस तरीके से बिहेव कर रहा है, iOS है, सैमसंग में, ओप्पो में किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। तो आप डिफरेंट स्क्रीन्स को टेस्ट करते हैं कि अलग स्क्रीन साइजेस पर उसका क्या बिहेवियर है, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए होता है। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इसे इसी तरीके से जो एक इंस्पेक्ट एलिमेंट में इसका मोबाइल फ़ोन का साइज होता है, उसके थ्रू हम इसे चेक करते हैं। अभी अभी ये जो एंटी ग्रेविटी है, ये उसे खुद ही चेक कर रहा है। एक बार ये अपनी खुद टेस्टिंग कर लेगा, उसके बाद फिर हम इसे गो थ्रू करेंगे। अभी वो देखें, वो क्लिक्स वगैरह सारे चेक कर रहा है, उसके अलावा कोई इशू आ रहा है तो उसको कैप्चर कर रहा है। फिर अगर वो रियल टाइम में इशू आ रहा है तो उसे बैकएंड पर वो उसी टाइम पर रिजॉल्व भी करेगा। तो इसे ट्राई करते हैं कि अब हम इसे खुद ही रन करें, क्योंकि उसने टेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेना है।
ओके, सो जिस तरीके से हमने अपनी स्क्रीन्स डिज़ाइन की थी, इसमें ऑलमोस्ट उसी तरह से हमें, क्योंकि ये हमारा यूआई थोड़ा सा डिफरेंट है, उसने रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ है। तो यहाँ से हम कोई मोबाइल फ़ोन चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम सैमसंग S20 अल्ट्रा चूज़ कर लेते हैं। ओके, तो सैमसंग S20 अल्ट्रा पर ये इस तरीके से हमारा बिहेव कर रहा होगा। सारी स्क्रीन्स जो हमने मतलब जिस तरीके से डिफाइन की थी वो उसी तरह से हैं। कन्वर्ट पे जाते हैं, अपनी फाइल कोई भी चूज़ कर लेते हैं। एक चीप फॉन्ट्स की फाइल है, कन्वर्ट PDF। सो ये हमारी PDF कन्वर्ट हो गई है। इसे डाउनलोड करते हैं और इसे चेक करते हैं। ठीक, ये हमारी वही लास्ट वाली फाइल जो हमने लास्ट लेक्चर में भी यही वर्ड फाइल हमने PDF में कन्वर्ट की थी। अगेन ऑलमोस्ट इसी तरह से वो उसने भी कन्वर्ट की थी। अब इसमें एक इशू है। इशू ये है कि हमने इसे एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू नहीं किया। ऑलमोस्ट हमारी स्क्रीन उसी तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन ये अभी हमारी उतनी फाइन ट्यून्ड ऐप नहीं है कि हम इसे डेवलपमेंट में सॉरी प्रोडक्शन में लेकर जा सकें। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट करनी है। जैसे जब हम इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करेंगे तो आप इसमें एक्चुअल स्क्रीन टेस्ट करेंगे, आपको पूरा ऐप वाला बिहेवियर मिलेगा। अभी इसमें आपको ऐप और वेबसाइट वाला कंबाइंड बिहेवियर मिल रहा है। सो इस वजह से ये इस तरीके से है। अदरवाइज अगर आप इसे मोबाइल में इवन ट्राई कि अगर ये आपको इसकी फाइल होती है APK फाइल, ओके, ये APK फाइल होती है। इसमें डायरेक्टली आपको ये APK फाइल जनरेट करके देगा। आप उस APK फाइल को डाउनलोड करें अपने मोबाइल में। डाउनलोड करने के बाद आप उसे कुछ आपसे वो रिस्ट्रिक्शंस मांगेगा कि ये अननोन सोर्स से आपने फाइल डाउनलोड कर रहे हैं। तो क्योंकि ओबियसली ये ऐप हमने खुद डेवलप किया, तो इसमें हमें इस तरह का कोई वायरस का या थ्रेटन इशू नहीं होगा। तो आपने उसे अलाउ कर देना है। उसके बाद जो एक्चुअल में हमारा काम हो वो जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपको वो मोबाइल ऐप वाली फील आएगी। स्क्रीन्स आपकी प्रॉपर ऐप की तरह चलेंगी और मतलब आपको पूरा एक ऐप बिल्ड हुआ आपको नजर आएगा। आप वो APK फाइल में आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि हम इसे अभी यहाँ पर ब्राउज़र में टेस्ट कर रहे हैं, तो ये उस तरीके से बिहेवियर इसका डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पर ये वेबसाइट में उसे हमें शो कर रहा है वेब और ऐप को कंबाइन करके वेब ऐप में। तो ये अभी यहाँ पर कर देगा। वो जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। लाइब्रेरी से इंस्टॉल करने के बाद वो हमें एट द एंड APK फाइल दे देगा। सिर्फ आपने वो एक फाइल होगी, आपने वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है। एंड्रॉयड में, iOS में तो नहीं वो चल सकेगी। आपने एंड्रॉयड में वो इंस्टॉल करनी है और आपने उसे चेक करना है कि वो वाकई में एक ऐप है कि नहीं है। अगर उसमें कोई इशू है आप इसमें आए, आप दोबारा अपडेट करें जो आपको इशू लग रहा है, या उसमें जो बिहेवियर का इशू है, या उसमें आपको वो ऐप वाली फील नहीं आ रही जहाँ पे आप स्टक हो रहे हैं, आप दोबारा आए इसमें अपडेट करें। जो आप रिक्वायरमेंट इसे प्रोवाइड करेंगे आप उसकी बेस पर ही आपको अपडेट करके देगा सारी चीज़ें। तो ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि सारा जो प्रोजेक्ट है उसे कंबाइन करेगा API फाइल में, उसे रिकन्वर्ट करेगा, कुछ लैंग्वेजेस चेंज करेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन आप इसे ट्राई ज़रूर करें। सो फायर बेस और सुपर बेस में से कौन सी बेटर है? फायर बेस जो है वो एक डिफरेंट है, सुपर बेस थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन अगर आज के टाइम में देखें, अगर आपने प्रॉपर प्रोडक्शन वाली साइड पर जाना है
तो फायरबेस बेटर है। उसमें आपको ज़्यादा वर्कलोड और ज़्यादा मतलब वो मतलब लोड कर सकता है वो, क्या कहते हैं उसे, डील कर सकता है। सुपरबेस उस तरीके से कर सकता है डील, इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन फायरबेस में उस तरीके से आपको फीचर्स नहीं मिलते। सुपरबेस में आपके पास बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं जो आप मतलब ऐड ऑन कर सकते हैं, फायरबेस में आप वो नहीं कर सकते। लेकिन फायरबेस इससे कहीं ज़्यादा सिक्योर है, सुपरबेस उस तरीके से सिक्योर नहीं है। तो ऑब्वियसली दोनों के अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर तो आप बिगनर लेवल पे यूज़ कर रहे हैं या मॉडरेट लेवल पे, तो सुपरबेस बेहतरीन है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन बेस पे जाना पड़ता है तो सुपरबेस की बजाय आप फायरबेस को चूज़ करें। कि ये कुछ टाइम और लेगा, हम अपना लेक्चर एंड करते हैं, क्योंकि अब इसने हमें एक फ़ाइल ही प्रोवाइड करनी है, एसटीके एपीके फ़ाइल। तो वो सिर्फ आपने अपनी फ़ाइल कौन सी है डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू आप शेयर करें अपने मोबाइल में, और आप उसे इंस्टॉल करें और आप उसे टेस्ट करें कि ये बाकी एक्चुअल में ऐप काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो ऑलमोस्ट आज का लेक्चर जो से हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी का कोई इसमें इशू है, किसी को कोई इशू आ रहा है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी सर, मैंने पूछना था कि जो वर्सल से डॉट जिप फाइल है उसका गिटहब पे अपलोड करने का प्रोसेस आप लोगों ने अपलोड किया है? अ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मुझे अभी याद नहीं है कि वो किसी लेक्चर में कवर हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये प्रोजेक्ट है और हमने इसे गिटहब पर डिप्लॉय करना है, यहाँ पर आपका गिटहब कनेक्ट करें आप इसके साथ। मेरा ये गिटहब कनेक्ट हो गया। फिर आप यहाँ पे रेपोजिटरी का जो आपने नेम रखना है, जो आपके प्रोजेक्ट का नेम होगा, आप इससे प्रोजेक्ट का नेम रख लें। ये क्रिएट प्रोजेक्ट हो गया। अब ये डायरेक्टली आपको जिप फाइल डाउनलोड करने की भी नहीं ज़रूरत। जिप फाइल तो आपने इसलिए डाउनलोड किया कि आप उसे लोकली अपने लोकल होस्ट में या अपने लोकल पीसी में रन कर सकें, उसमें कोई चेंजेस हैं आप वो अपडेट कर सकें। डायरेक्टली अगर आपकी विजुअल पर वेबसाइट कंप्लीट हो गई है वर्सल पर, तो आप इसे डायरेक्टली गिटहब पर अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो इवन मैं यहाँ पे आपको चेक भी करवाता हूँ, अभी वो शायद अपडेट हो भी गई हो रेपो में। जी, ये फाइल बनकर आ चुकी है, हमारा प्रोजेक्ट बनकर आ चुका है। इसमें जो भी हमने यहाँ पे बिल्ड की है, जितनी उसमें फाइल हैं वो सारी एट अ टाइम वर्सल की एपीआई के थ्रू यहाँ पर पुश हो गई हैं। इवन आप यहाँ पर इसमें कोई चेंज करेंगे वर्सल में, फॉर एग्जांपल अभी तो ये कुछ टाइम ले रहा है। अ, अगर आप यहाँ पे इसमें कोई चेंज करते हैं और वो उसी टाइम पर अगर आपने उसे अप्रूव कर ली है प्रोडक्शन में, बेसिकली दो फेज होते हैं, टेस्टिंग और प्रोडक्शन। अगर आपने उसकी टेस्टिंग कंप्लीट कर लिया, आप कह रहे हैं कि ये अब आपने फीचर ऐड ही करना है अपनी वेबसाइट में या अपनी ऐप में, तो आपने उसे प्रोडक्शन में कर देना है, या मतलब उसे अप्रूव कर देना है। तो वो फिर ऑटोमेटिकली पुश होगा और आपकी ये इसके अंदर गिटहब में ऐड ऑन हो जाएगा। सो जब आप यहाँ पर अपना वर्सल भी अपनी वेबसाइट के साथ अटैच करेंगे, जैसे मैंने भी बताया था कि आपने वर्सल अटैच करना है और उसमें चूज करना है आपने तो ये अभी अगर आप देखें यहाँ पे प्रोडक्शन में वो क्रॉस आपको शो कर रहा है। जब आप यहाँ पे अपनी वर्सल में चूज करेंगे प्रोजेक्ट को, ऐड न्यू, जब इसके जैसे मैंने बताया था कि आप इसमें आए अपना प्रोजेक्ट चूज करें और उसके बाद उसकी रेपो चूज करने के बाद ये उसके बिल्ड्स को रन करेगा।
जब उसके बिल्ड्स रन हो जाएगी देन यहाँ पर आपको ये एक्टिव शो कर रहा होगा। तो उसका ये मतलब होगा कि आपकी वेबसाइट कौन सी प्रॉपर रनिंग में है, और जैसे कि आप अपनी गिटहब में चेंज कर रहे हैं, कोई भी आप अपना वर्सल पेज V0 में आके आपने कोई भी चेंजेस मेड किया, फॉर एग्जांपल आप एजेंट्स वाला पेज आपने रिमूव कर दिया, वो ऑटोमेटिकली पुश होगा आपकी गिटहब में अपडेट होगा। जैसे गिटहब में अपडेट होगा वर्सल उसको पिक करेगा और वर्सल भी उसे खुद ही अपडेट कर देगा। तो ये जो आपको वर्सल सब डोमेन प्रोवाइड करता है वो इस तरीके से होती है। तो अगर आप भी इस डोमेन को सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट लाइव मिलेगी। ओके, तो मेरी कोशिश है कि अगर ये भी कंप्लीट कर दे, लेकिन इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसने पूरा वो जो हमारा कोड है, सारी मतलब चीज़ें हैं, उनको वो APK में पूरा अलग से कन्वर्ट करेगा, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो ये पता नहीं अब कितना टाइम लेता है। हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या कोई आपको डाउट्स हैं, आप क्लियर कर लें, पूछ लें अभी। बाकी मैं ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में शो कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूंगा, क्योंकि अभी इसने और काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा ये। चलें, शुक्रिया अब्दुल मुईस साहब। अगर हम कहते हैं तो हम यहीं पे लेक्चर को स्टॉप करते हैं। वैसे भी 10:20 हो गए यहाँ के हिसाब से। अगर लेक्चर कंप्लीट है तो हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं। जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें, ऑलमोस्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया हुआ है।